गौरी बाजार मिल मजदूर आज चौथा दिन है अपनी मजदूरी को मांग को लेकर के इस कलेक्ट्रेट में धरने बैठे और 4 दिन से सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कलेक्टर को कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है इन मजदूरों ने लगातार काम किया है और उसका पैसा भुगतान करना है और इनको सिर्फ उस पेपर पर दस्तखत करना है कि भाई भुगतान कर दिया जाए। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, बस इतने काम और इतना ही काम जो है कलेक्टर 4 दिन से सुन नहीं रही। उनके पास टाइम नहीं, टाइम मोदी जी के पास भी नहीं है। पूरे दुनिया में घूमना उनका काम है, जनता काम एक भी नहीं करती। तो आज के हमारे साथी जो अध्यक्षता कर रहे हैं ऋषिकेश जी और लगातार चौथे दिन हमारे साथी और 2 विधायक रायपुर विधायक निराज कुशवाहा जी, हमारे साथी बेचूलाल भाई, हमारे साथी जोगिंदर जी और समाजवादी पार्टी के बहुत तरह उपाध्यक्ष हाँ अमिका यादव जी और तमाम साथी बैठे हुए हैं। और ये हमारी जो महिला साथी हैं जो कुशवाहा जी हैं बहुत देर तरह हैं और कल परसों बहुत भेंट हुई थी, कल ही भेंट हुई थी। तो आज भाषण में सुना इनका बहुत शानदार। महिलाओं को बिल्कुल आगे आने की जरूरत है। देश में 3 वर्ग बहुत बड़ी, एक वर्ग है जो अनाज पैदा करता है, खेतों में काम करता है, किसान। एक वर्ग है जो पूरे दुनिया का निर्माण करता है, वो मजदूर वर्ग है, वो सुई से लेकर हवाई जहाज बनाता है। जब काम करने के बाद जब पैसे मांगता है तो उसको लाठियां गिरती। और सबसे बड़ा वर्ग है जो आधी आबादी है वो महिला वर्ग। देश में जितने कानून बनते हैं महिलाओं को बताया जाता है कि हम तो मुसलमानों के लिए बना, लेकिन महिलाएं बात समझ नहीं पाती है कि जब भी मुसलमानों के लिए कानून बनेगा उस दायरे में महिलाएं जरूर आती। वो महिलाएं किसी जाति धर्म की नहीं। हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है? शास्त्र में कहा गया है कि लड़की की शादी जिस जाति में हो जाती है जाति की हो जाती। तो ये आधी आबादी का कोई जाति धर्म नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा धर्म कौन मानता? इसी जाति के लोग मानते हैं जो आधी आबादी महिला। 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ महिलाएं बहुत तेज हो गई है, क्योंकि कल परसों रामनवमी का दिन है। सारा पूजा का दिन महिलाओं को उन्हीं के दिन में दे दिया। और शास्त्र कहता है कि महिलाएं जितना पूरे करेगी अगला पुरुष को चला। अरे भाई होता है कमरे खाई के कितनों मोटाई फलनवा मैंने काम महिलाएं करे, मेहनत दे करे, अब पुण्य का लाभ पुरुष वर्ग को मिले। तो ये बिल्कुल अन्याय है। तो कानून जितने बन रहे हैं वो महिलाओं के खिलाफ बन रहे हैं, लेकिन महिलाओं के बताया जाए कि भाई तुम्हारा काम है जब धनतेरस आ जाए तो सोना खरीदना है बाजार में। धनतेरस आ जाए तो सोना खरीदना है, क्योंकि तुम्हारा काम सोना खरीदना है, गहना पहनना है, गुड़िया। और महिला लोग बैठी हुई है, हमारे तमाम साथी जो बैठी हुई इसमें, ये तो मजदूरी उनकी मांगने आई हुई है जिनके पति मजदूरी करते थे उसमें, अब वो नहीं, उनकी मजदूरी मांगने आई। और उनके लड़के जो हैं वो साथी लोग हैं जो नहीं आज की तारीख में उनके लड़के मजदूरी मांग रहे हैं। तो ये 3 वर्ग है जो खेतों में काम करता है। किसान है बोलता है मैं खेत का मालिक हो गया। ईमानदारी की बात है, इस देश में किसान उस खेत का मालिक नहीं है, वो जिस खेत को जोतना है सरकार जब चाहती है वो खेत को ले ले। अभी यहाँ बाईपास निकल रहा था, हमारे साथी ने चर्चा किया बाईपास निकल रहा है, जमीन किसानों की है, पूछी नहीं गई किसानों से कि आप जमीन देंगे कि नहीं। कानून बना हुआ है कि किसानों से जमीन बिना पूछे नहीं ले, और सरकार ने नक्शा पास कर दिया और किसान लड़ रहे हैं, कुछ पैसा बंटवारा हो गया और उनको जमीन ले ली। वो लड़ते रह जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 20, 25, 30 साल 40 साल रहेंगे। 50 साल के मुकदमे का सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड 50 साल, और इस दीवानी में जाएंगे तो दीवानी में भी 25, 30, 40 साल का मुकदमा दीवानी में होगा। लेकिन साथी ठीक है,
तो जमीन की लड़ाई किसान लड़ेगा। वो पूछता है कि हमारा जमीन, आदिवासी है 10 करोड़ इस देश में, 8% आदिवासी है। जमीन के नीचे मिनरल है, मिनरल को लेने के लिए आदिवासियों को आतंकवादी कहा जाता है और माओवादी का पकड़ लिया जाता है। उन महिलाओं को उठा लिया जाता है जिन महिलाओं के शरीर में जान ही नहीं है, उनके वजन में 20-25-30 किलो होगा। कहते हैं बड़ा आतंकवादी है और इसको पकड़ के लाया हूँ। और अमित शाह जैसा मोटा आदमी कहता है इतने इलाकों में आतंकवाद को कम कर दिया। ये पूरा जो देश के अंदर वो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, ये व्यवस्था उनके खिलाफ है। तो लड़ाई एक आदमी की नहीं है। कोई ये पूछता हो कि गौरी बाजार के शुगर मिल के मजदूरों का पैसा नहीं मिला तो लड़ ले, लेकिन क्या प्रतापपुर फैक्ट्री के गन्ना का पैसा मिल गया लोगों का, किसानों को मिल गया क्या? 3 साल के गन्ने का बकाया है, 35-36 करोड़ बकाया है। और उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हमने गन्ने का भुगतान किया। अभी भी आज की तारीख में आप ठीक कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए आका कि देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मिलों पर जो किसानों का बकाया है वो 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़। और 1949 में जो कानून बना था परचेज एंड सप्लाई है, उसके मुताबिक जो है अगर 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान नहीं होता है तो 14% ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा। एक केंद्र परचेज कानून था और इस पर हाईकोर्ट ने तमाम आरोप पास किए हैं कि अगर तमाम मिलों की आरसी जारी हुई, लेकिन प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, कहते नहीं आरसी खत्म कर। एक खुद अपने कंपनियों के तौर से खड़ा करते हैं कि साहब मैं ये भुगतान देने की गारंटी देता हूं और आरसी खत्म कर दिया, और आरसी खत्म कर दिया। ये जो कंडीशन बनी हुई है देश के अंदर, तो किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, नौजवान, इतनी बड़ी तादाद में जिनकी ताकत है, जिनकी संख्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 वर्षों से, उसके पहले से मिल बंधन 1996 से मिल बंधन 99 में बेचा गया। प्रचार बहुत हुआ कि मायावती ने मिल बेच दिया, ये प्रचार बहुत हुआ, लेकिन मिल भारतीय जनता पार्टी ने बेचा। ये भाजपा वाले भी नाम नहीं लेते। भाजपा वालों को लंबा कुर्ता, अंगूठे तक धोती, रेशमी कुर्ता बहुत पसंद है। सारे नेता जो भाजपा में आते हैं उनका डील डोल देखिए कैसे डील डोल है, मोटे तगड़े, हरे कट्टे, गोरे चिट्टे, बड़ी बड़ी गाड़ियां और नीचे तक कुर्ता पैजामा, रेशमी कुर्ता और कलफ लगा हुआ कुर्ता। जनता को मोह लेते हैं, जनता को अच्छा लगता है कि यही बड़ा नेता। वो कहीं भाषा नहीं देते, वो झूठ बोलते हैं सुबह से शाम। और संसद में देखिए 2 दिन से बहस चल रही थी, परसों पार्लियामेंट में बहस थी, लोकसभा में, कल राज्यसभा में बहस थी। जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद खड़े हो रहे हैं, अरे भाई जहां का राजा वैसा वहां का हरामजादा कैसा। जब देश का प्रधानमंत्री ग्रोथ ने बताया, ग्रोथ है आज दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है जो एआई कहते हैं उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला मोदी, ये इंटेलिजेंस बता रही है। और वो जो है एलन मस्क की है, जिससे मोदी की बहुत भक्ति है, और मोदी ने एलन मस्क को हिंदुस्तान में टेस्ला को लाने की अनुमति दे। और एआई तो आई क्या, उनका ग्रोथ आ ही गया है। अभी वो जो आ रहा है स्टारलिंक, दुनिया का सबसे तेज गति से काम करने वाला जो इंटरनेट है, वो स्टारलिंक जो है एलन मस्क का जो भारत में आ गया, तो वो मोदी के मित्र है, एलन मस्क है। और ट्रंप ने क्या कहा करके था, जो भारत पर टैरिफ लगाया है 26% या 30% है, 26% है ना, 26% जो लगा है टैरिफ। ट्रंप ने कहा मोदी तो मेरे मित्र है, लेकिन मेरे साथ उनका बर्ताव ठीक नहीं है। अरे मित्र भी है, बर्ताव भी ठीक नहीं है, इसलिए टैरिफ डाल देंगे। तो टैरिफ किसके नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, भारत की जनता के ऊपर जाएगा। टैरिफ मोदी को कौन देगा, टैरिफ मोदी को नहीं देना है मेरे साथियों। वो टैरिफ जो है इस देश से जो माल जाएगा, वो टैरिफ देश की जनता को देना है।
ये देश की जनता को तबाह करना, तो टेरिफ अलग से लगेगा, कस्टम ड्यूटी अलग से लगेगा। तो कस्टम ड्यूटी जब लगेगा तो माल बाहर से आएगा, तो महंगाई देश में बढ़ेगी, तो पैसा जनता को देना है, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही है। भारत सरकार सिर्फ इतनी मर्जी कर दे देश के ऊपर कि 140 करोड़ लोगों के लिए खपत के लिए सामान बना दे। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया ठीक नहीं है, मेड इन इंडिया ठीक नहीं है, मेक इन इंडिया चलेगा। अरे मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में क्या अंतर है भाई? अंतर क्या है? ये शब्दों का खेल खेलता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर जो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता तो संसद में उनका मंत्री क्यों नहीं झूठ बोलेगा, और उनका फिर सांसद क्यों नहीं झूठ बोलेगा? भाई झूठे जो खाना है, झूठे सोना है, झूठे ओढ़ना है, झूठे पहनना है, झूठे बिछाना है, झूठे झूठे चल रहा। संसद में जो वोट पर जो बहस चल रही थी, क्योंकि कचहरी में तमाम विद्वान लोग बैठे हुए, वकील साहब लोग भी हैं, कलर कॉलोनी पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, जो मुकदमा लड़ने आए एकदम चालाक लग रही है। मुकदमा लड़ने वाले भी बहुत चालाक समझदार होते हैं, तो समझते हैं इस बात। तो अब कह रहे हैं कि वोट पर जो बिल आया है, जो बिल आया है इसलिए लाया गया है कि जो उसमें संपत्ति है उसका सही इंतजाम वहां का मैनेजमेंट नहीं किया, नहीं तो बहुत लोगों को रोजगार मिल गया होगा मियां भाई। अरे मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, इस कचहरी में जितने लोग खड़े हैं, हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू राष्ट्र है, त्रावणकोर मंदिर में जानते हैं कितना रुपया है? त्रावणकोर मंदिर जो साउथ में है, केरला में है, त्रावणकोर मंदिर में 13 लाख करोड़ का सोना। जमीन की बात छोड़ तो वोट वोट दिखाई देता है, और हिंदू मठों में, हिंदू मंदिरों में, गोरखनाथ मंदिर में, ये भी तो ट्रस्ट है, न्यासी है। इसकी जांच हो जाए कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है, वो जमीन किसकी है? इस देश में 45% प्रदेश में भूमिहीन लोग हैं, और मठों में जमीनें पड़ी हुई है। मैं अभी गया था सिसवा महंत, तो सिसवा महंत में कुटी है, कुटी में बहुत खेत है, पत्ती पड़ा हुआ, और कुछ दो चार साधु सन्यासी उसमें रहते हैं, कोई किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। मैंने जितने साधु वही बनता है घर का आवारा हो, घर का नगारा, काम न करता हो, बिल्कुल नगारा हो, खाता सबसे ज्यादा हो, वही साधु होता है। कोई काम लायक आदमी साधु नहीं बनता। और गोरखनाथ मठ में कौन साधु है? सबसे नकारा आदमी जो टिहरी गढ़वाल को भगा दिया गया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया था, परिवार का जिम्मा लिया था, उसे शादी नहीं किया, वो आदमी गोरखनाथ मठ का मालिक। और उतने बड़े मठ का मालिक होने कहते जोगी बहुत बहुत है। अरे जोगी को मठ से हटा करके ला दीजिए चुनाव, 50 वोट नहीं मिलेगा उस आदमी को, जितना वो आदमी मनुष्य, मैंने मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य विरोधी को 50 वोट नहीं मिलेगा केवल मठ से। लेकिन गोरखनाथ मठ में मैं देख रहा हूँ आजादी के ये खबरें हैं हमारे, देखिए शुक्ला जी हैं, बड़े पत्रकार हैं, गोरखपुर में रहे हैं, ये जानते होंगे। आपको मालूम है कि गोरखपुर मठ में रिवाल्वर से गांधी की हत्या हुई थी? मालूम है ना आप लोगों को? जो मठ गांधी की हत्या कराने में सहयोगी हो, मठ की पूजा ही गोरखपुर मंडल के लोग करते हैं और उनके सांसदों को जिता देते हैं उनके नाम पर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मठों में जो जमीन है वो जमीन विलासिता का साधन बना हुआ है, गरीब भूमिहीन है, और फरमान जारी होना चाहिए जो कानून वक्फ के लिए बना है, मैं सहमति देता हूँ। लेकिन जितने हिंदू ट्रस्ट है, जितने हिंदू मंदिर ट्रस्ट है, उनकी जमीन को गरीबों में बांट देना चाहिए जो प्रदेश में भूमिहीन है। और वो कलंकित करता है, वो भूमिहीन हिंदू हिंदुस्तान के लाल पर धब्बा है कि जिस देश में, इस धरती पर इतने बड़े क्षेत्रफल में एक आदमी के पास जमीन न हो घर बनाने के लिए, या अपने तरकारी बोने के लिए तक जमीन उसके पास न हो, ऐसे ऐसे चीजों एक कलंकित करता हिंदुस्तान। आजादी के बाद भारत एक कानून बनाता कि हिंदुस्तान में कोई लैंडलेस नहीं रहेगा, हिंदुस्तान में कोई लैंडलेस नहीं रहेगा। और केरला में आज की तारीख में वह कम्युनिस्ट की सरकार है, वह कम्युनिस्ट की सरकार है केरला में। आज एक भी आदमी भूमिहीनवान नहीं है। 2 मामले में केरला दुनिया के लेवल में मानक है, पेरिस से भी आगे।
वो जर्मनी से भी आगे है, अमेरिका भी उसके किनारे नहीं बढ़ता है। उस केरला में आज भी कोई न निरक्षर है और न कोई हीन है। हिंदुस्तान का मॉडल है जिसको मोदी क्या कहते हैं। मोदी का इंटरव्यू में परसों कहीं पुराना था सुना, एक महिला पत्रकार जो पूछ रही थी कम्युनिस्ट के बारे में। मोदी ने कहा इस देश में कम्युनिस्ट तो है नहीं, एक कोने में थोड़ी सा है, लेकिन उनकी विचारधारा खतरनाक है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए क्या है, कम्युनिस्ट माने होता है सीधा साधा जो गरीब मजदूर किसान आदिवासी महिलाओं की हक दिलाई लड़ता है, वही कम्युनिस्ट और कोई कम्युनिस्ट नहीं। इसीलिए आप देखे होंगे कि भारत में एक नया शब्द चला, हमारे राजेश जी बैठे हुए एक नया शब्द चला है, और क्या है उसको कहते हैं अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल क्या है, इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शोषण को विधिवत समझते हैं, जो गरीबों का शोषण हो रहा है, जो देश को लूटा जा रहा है, देश को गरीब बनाया जा रहा है, देश की संपत्ति को पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, जो लोग इस बात को बेहतरीन समझ हैं, दाभोलकर जैसे लोग जिनकी हत्या कर दी जाती, कुलबरी जैसे लोगों की हत्या कर दी जाती, नौलखा जैसे लोग जेलों में डाल दिए जाते हैं, बरबरा राव जैसे लोग जेलों में डाल दिए जाते हैं, और अम्बेडकर साहब की, अम्बेडकर बड़े सम्मानित देश के अंदर है, संविधान बनाया, और मोदी भी अम्बेडकर का संविधान को मजाक देखते हैं और अम्बेडकर के अपनी मूर्ति में फूल चढ़ाते हैं। अभी मोदी गए थे नागपुर में, तो क्या किया, आरएसएस में तो गए ही, जो नागपुर जो नाग मैंने जहां से विस्तार पैदा होता है, जहां से विस्तार पैदा होता है, पूरे देश को तबाह कर रहे हैं, वहां भी जाकर बताने का, लेकिन वहीं पर दीक्षा भूमि अम्बेडकर की, जहां अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ छोड़ के बौद्धिज्म को स्वीकार किया था, वो दीक्षा भूमि है, और अम्बेडकर की मूर्ति बजा करके मोदी ने मारा चाहा था। उस अम्बेडकर के नतीन दमाद अनंत तुमने जो देश के बड़े विद्वान है, कई किताबें लिखी है और आईएम में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर थे आईएम में, उनको 2 साल जेलों में डाल दिया, कहा तुम जो है अर्बन नक्सल, तुम मोदी की हत्या में तुम साजिश रचते, और 80 साल 80 साल के स्टेन स्वामी को जेल में मार दिया, जो चल नहीं सकते थे। और दिल्ली के जी साईं बाबा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, 90% विकलांग तक नहीं है, उनको जेलों में 4 साल जेलों में डाले जाते। मोदी को डर है उनसे, जो लोग शोषण को समझ जाते हैं। तो कौन कम्युनिस्ट है? वो कम्युनिस्ट है जो गरीबों के लिए लड़ता, वो कम्युनिस्ट है जो महिलाओं की लड़ाई लड़ता, वो कम्युनिस्ट है जो मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ता, और वो कम्युनिस्ट है जो किसानों के हक की लड़ाई लड़ता। और राजेश जी ने पूरे 12.5 महीने रिपोर्टिंग की है दिल्ली के अंदर। आप जानते हैं ठीक से कि दिल्ली के किसान आंदोलन कौन चला रहा था, कौन लड़ रहा था? दिल्ली का पूरा किसान आंदोलन हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट पार्टियों के जो किसान संगठन थे वो लड़ रहे थे, और मोदी को विवश किया था। दुनिया के इतिहास में चाहे कभी देश के अंदर कानून पास होने के बाद आईजीटी कानून वापस नहीं हुआ है, मोदी जैसे फांसी का तानाशाह को हिंदुस्तान के किसानों ने विवश किया कि कानून वापस ले लो। और कल भी यही चर्चा हो रही थी, परसों भी चर्चा हो रही थी, वक्त जो बिल है वक्त बिल है, उनको लेना होगा वापस, क्योंकि उनको मुसलमानों की चिंता नहीं है, मुस्लिम गरीबों की चिंता नहीं है, उनकी चिंता है जो 8 लाख एकड़ जमीन है, वो जमीन अडानी और अंबानी को देना है, ये उनकी चिंता। उनकी चिंता कराएगी हिंदू ट्रस्टों को। हिंदू लोग बहुत पसंद न हो, बहुत लोग भी पसंद न हो, उनके बहुत मंदिरों को भी जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से 15 करोड़ रुपया हड़प करके पूंजीपति को देना चाहते हैं मोदी सरकार और योगी सरकार, उसी तरह से ट्रस्टों की जमीन को कंपनियों को दे देना चाहते हैं, रानी अंबानी को दे देना चाहते हैं। पीछे साजिश है, जो भी लड़ेगा उसके लिए वो कहा जाएगा वो अर्बन नक्सल है। अभी जो है हमारे साथी जानते हैं, इसी जो है छत्तीसगढ़ में परसों 11 माओवादी, वो महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो जानती नहीं है, आदिवासी लोग अपने कल्चर में जीते हैं। दुर्भाग्य से या संजोग से कहा जाए, जैसे भी कहा जाए, सारा जो मिनरल्स है वो जंगल में जमीन के नीचे,
अंग्रेजों ने भी जब रेल चलाई थी तो हमारी शुद्ध नहीं चलाई। जितनी रेल निकलती है उनका इन जंगलों में होगा। देश के अंदर 72,000 किलोमीटर रेल चलती है। डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्रॉड गेज, तमाम गेज बनी। उनका ही होता है जंगलों में, जहां से तमाम कीमती लकड़ियां काट करके अंग्रेजों ने इंग्लैंड को भेजा। आज की तारीख में देश के कारपोरेट और विदेशी कारपोरेट की नजर उस जंगलों पर है। उनको कीमती लकड़ियां चाहिए और जमीन के अंदर मिनरल है, जो तमाम खनिज पदार्थ है वो उनको फ्री में चाहिए। और अडानी और अंबानी के लिए मोदी जी देने के लिए बैठे हुए मेरे साथ। तो लाई तो उसी पर हाथ रखना। कोई कहते माओवादी है, पता रहे। हमारे एक साथी को माओवादी करके उठा ले गए, किसी ने कहा कि माओवादी है। हमने कहा जानते हो उस आदमी को? तुम्हारे जैसा आदमी डॉक्टरी कर कुछ पैसा कमा लेता होगा, सुबह से शाम तक पैसा कमा कर ईंट खरीदता होगा, भट्टे पर पैसा जमा करता होगा। और जिसको आप कहते हो माओवादी, पुलिस उठा ले गई, वो आदमी गरीबों की लड़ाई लड़ी। जो गरीबों के दर्द को बांटने जाता है ना, पुलिस उसके खिलाफ पहले होती है। क्योंकि पुलिस का जो शोषण का रास्ता है वो गरीबों की झुग्गियों से निकल करके जाता है, वो महिलाओं से निकल करके जाता है। और पुलिस का कैरेक्टर क्या है बता सकता है कोई? देश के अंदर कोई अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को एक रात थाने में छोड़ने के लिए राजी हो सकता है? बता दे कोई? एक रात पुलिस थाने में कोई भरोसा कर ले कि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बहू या मेरी माँ सुरक्षित रह सकती है? नहीं रह सकती मेरे साथ। ये भरोसा नहीं है पुलिस पर, हिंदुस्तान की पुलिस पर। इसीलिए लोग थाने पर जब जाते हैं तो किसी न किसी नेता को पकड़ के लेके जाते हैं। प्रोफेसर साहब भी कहते हैं नेताजी चलिए ना पुलिस बुलाई, नेताजी चलिए ना पुलिस बुलाई। क्योंकि नेताजी जाएंगे इलाके का आवारा माना जाता, वो गुंडा माना जाता, छोटभैया नेता माना जाता, लफंगा घूमता रहता है। वो प्रोफेसर साहब भी कहते हैं, वो डॉक्टर साहब, मास्टर साहब भी कहते हैं, क्लर्क भी कहता है। लेकिन जब थाने पर जाना होता है ना, थाने की बाउंड्री अंदर जाने पर के पहले उस आदमी का पैर कांप जाता है कि दरोगा जिस तरह गुंडे के साथ बैठता है, हम लोग का तो मुठभेड़ रोज होता, जिस तरह से बैठता है दरोगा, हिम्मत नहीं बनती किसी फौजी के आदमी थाने के अंदर घुस जाए तो किसी छोटभैया नेता को मोहल्ले को बुलवाता, कहता चलो भैया दरोगा जी का चलो। जब उसका काम निकल जाता है कहता अरे वाला है, कोई काम नहीं करता, क्योंकि वो बिना फीस का जाता है। डॉक्टर साहब बिना हाथ पकड़ते, फीस खाते पकड़ते, 10 सेकंड पकड़ते और 500 रुपया लेते हैं। अब 1000 रुपया कम से कम हो गया होगा, 500 में काम नहीं चलेगा। तो वो 10 सेकंड आपका हाथ काटेंगे, 500 रुपया लेंगे। और मोहल्ले का एक नेता होगा, वो किसी पार्टी का हो, किसी पार्टी का, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, हिंदुस्तान पार्टी का हो, वो किसी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है। वो गली के उस नेता को पता नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में क्यों, उसको आरएसएस के बारे में पता नहीं है। जब उसकी आंखें खुलती है तो सोचता है कि मैं तो ठग गया भाई, बड़ा गलत जवाब ऐसे मानता है। लेकिन उसको भी ले रही वो कोई फीस नहीं मांगता, कोई फीस नहीं मांगता है। आज तक भारत तैयार हो चलिए साहब देखते हैं दरोगा जी कैसे आप कुछ कह दें। वो नेता अगर नहीं रहेगा और से सरकार चालाकी से कह रही है कि जो गरीबों के साथ खड़ा होगा वो आतंकवादी है, वो अर्बन नक्सल है, वो कम्युनिस्ट है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। क्योंकि इस देश की संपत्ति को अडानी अंबानी को सौंपना और सारी मेरी सोच। हमारे मरीज आंदोलन चला रहे हैं पर 2-3 महीना हो गया। मैं कई बार देखा कलेक्टर साहिबा जाती है कहां पर, वो चुनाव का दफ्तर है ना, निरीक्षण करने चली जाती है। चुनाव कलेक्टर साहिबा को रामचरित मानस के जो है कार्यक्रम के उद्घाटन करने का फुर्सत उनके पास होता है, लेकिन नहीं समझती है कलेक्टर साहिबा कि एक आदमी जो 1.5 महीने 2 महीने या 100 दिन से ऊपर हो गया है, वो लगातार इस धूप से ज्यादा गर्मी बरसात में कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं। क्या अपने बेटे की शादी नहीं रही है? क्या हमारे बेटे की शादी करवा दीजिए, पैसा दे दीजिए, बेटे की शादी हो जाएगी। नहीं, वो बैताल शुगर में जो बहुत गुरु है और जोगी सरकार ने कम से कम जोगी ने 3 बार कहा है कि मिल चलेगी,
लेकिन आज तक उन्होंने मिल चलाने की पहल जोगी ने नहीं किया। और मैं भी जानता हूँ मिल नहीं चलाना जोगी को। जब बिजली विभाग इस प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट लाखों करोड़ की संपत्ति को कुछ हजार में उनको बेचना है। प्रोसेस पूरा हो गया है, मुश्किल से 3-4 महीने में वो बिजली प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी। अडानी अंबानी को देने का और 2 महीना से ज्यादा हो गया बिजली कर्मचारी धरने पर। लड़ाई क्या बिजली कर्मचारियों की है, लड़ाई क्या मनीष की है, लड़ाई क्या ऋषिकेश यादव की है, लड़ाई क्या महिलाओं की केवल है, क्या मजदूरों की लड़ाई है? अरे भाई वो कैसे जो है राहत इंदौरी का एक शेर लगेगी आज तो सभी होंगे जब। अरे जब भुखमरी आएगी, मीलें बंद हो जाएंगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो क्या मेरा ही बेटा बेरोजगार होगा? क्या बेचूड़ा का बेटा बेरोजगार होगा? क्या दिलेराज का बेटा बेरोजगार होगा? ये बेरोजगारी सबके घर में घुस चुकी है। और इसीलिए आप देखे होंगे गडकरी ने ई रिक्शा का उद्घाटन किया, आपको याद होगा गडकरी ने ई रिक्शा का उद्घाटन किया और कहा ई रिक्शा जो है ये परिवहन विभाग का से जारी किया गया, उसको कहा गया जो खरीद के चलाए ये रिक्शा के जगह पर है, कोई लाइसेंस नहीं लगेगा, कोई नगरपाल का टैक्स नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। और तालाबंदी के बाद, लॉकडाउन के बाद, नोटबंदी के बाद, जीएसटी लगने के बाद जिस तरह से देश में लोग रोजगार मरे थे और जो नौजवान शहरों से भाग गाँव गए, छोटे शहरों गए, उन पढ़े लिखे नौजवानों ने रिक्शा खरीद लिया। मैं रिक्शा वालों का बीच में बैठ के जाता हूँ, आगे बैठता हूँ और देवरिया से गोरिया घाट जाता हूँ, डेली जाता हूँ। जब भी आता हूँ रिक्शा से आता हूँ, रिक्शा से जाता हूँ। उड़ीसा में पूछता होता कितना कमाते, एक दिन मैं जोड़ते जोड़ते गोरिया घाट तक पहुंच गया, पूरी कमाई उसका 200 रुपये आया। 200 और कितना घंटा चलाता है वो? 6 बजे से परीक्षा आपको मिल जाएगा, ये रिक्शा 6 बजे सड़क पर मिल जाएगा आपको, और 11 बजे रात तक ये रिक्शा मिलेगा आपको सड़क पर। कई घंटा हुआ? 12-4-16 घंटा हो गया ना। 16 घंटा रिक्शा चलाता है, 200-300 रुपए कमाता है, वो बेरोजगार नौजवान है। मैं पूछता हूँ कितना पढ़े हो? किया हुआ है, कोई बीए किया हुआ है। अब भाई कोई जाति नहीं उसमें रह गया, कोई जाति नहीं रह गया। वो रिक्शा चलाने वाला वो पंडित जी का भी लड़का, पंडित जी का भी लड़का है, राय साहब का भी लड़का है, वो दलित का भी लड़का है, वो यादव का भी लड़का है। कोई जात नहीं, बेरोजगारी कोई जात नहीं मानती, मोहल्ले में आने लगती है, कोई धर्म नहीं मानता। वो आग सबके घर में लगती है, वो किसी जाति धर्म का। बेरोजगारी जो है नहीं, जाति धर्म नहीं मानते मेरे साथियों, लेकिन सबसे ज्यादा इस देश के 108 बेगम आज का रहा। आपको मालूम है नहीं मालूम? मेरे जाति के लोगों ने मुझे पूजा छाड़ा, 10 सालों से न्योता आना कम हो गया। और कहते हैं बामपंथी और उतुगा दाम भाजपाई। बच्चा किसका बेरोजगार हुआ? अरे भाजपाई हो जाने से तुम्हारा बच्चा रोजगार पाज है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा बच्चा तो भाजपाई होने से बेरोजगार हो गया। इसका मतलब है कि बच्चे को बेरोजगार बनाने में तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि तुम भाजपाई बनकर अपने बच्चे को बेरोजगार बनाए। और उस बच्चे की जब आंख खुलेगी तब तक वो बूढ़े हो जाएंगे। जब बच्चा उनकी पिटाई करेगा तो कहेंगे बेटवा बड़ा खराब है, आचरणहीन हो गया है, ये बाप की पिटाई करता, तो बाप पीटने लायक तो है। बच्चे को बेरोजगार बनाया वोट डाल करके। लोकतंत्र में वोट क्या महत्व है? नहीं, लोकतंत्र में किसका महत्व है? वोट का महत्व है। आपके वोट से कानून बनता है संसद के अंदर। और मैं दलित पिछड़ों को भी कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की संसद में कोई कानून हिंदुस्तानों के खिलाफ बना, मजदूरों के खिलाफ बना, महिलाओं के खिलाफ बना, गरीबों के खिलाफ बना। हिंदुस्तान की संसद में बड़ी समस्या संख्या है वो दलित और पिछड़े वर्ग की है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ और कानून बनवाने में हमारे खिलाफ। और देश के दलितों पिछड़ों सवर्णों जो भी जागरूक लोग हैं ये चाहते हैं कि खिलाफ कानून न बने, तो अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के पास अपने जाति की जाकर गए, तुम मेरे खिलाफ कानून बनवा रहे हो और तुमको मेरे जात से बाहर
ये करना पड़ेगा ना, अगर नहीं करेगा जड़ कहाँ है? जड़ तो वही है, हम ऊपर से भलाई का जड़ वही है जो मेरे खिलाफ वो जो है मट्ठा डाल, जड़ वही है जो कानून बैठ के बनवाता है, ताली बजाता है। इसलिए जड़ को समझना होगा इस देश की जनता को, क्योंकि इसमें है फासिज्म की जड़, तानाशाही की जड़ बहुत गहरी हो चुकी है, बहुत गहरी हो चुकी है। वो आसानी से जड़ नहीं उखाड़ने वाला। जैसे राहुल गांधी ने कहा वो कांग्रेस का मैं कम्युनिस्ट पार्टी का हूं, राहुल गांधी ने कहा मेरे यहाँ जो भी आरएसएस हो वो पार्टी छोड़ दे, कहा कि नहीं? कहा ना। तो बड़ी पार्टी के लोग बड़ा नाराज हुए उसके। ये कहना पड़ेगा आपको भी कि मेरी जाति का भारतीय जनता पार्टी में जो सांसद बैठा हुआ है वो मेरे खिलाफ कानून बनवा रहा है, हम उसके घर को घेरेंगे और उसको जाति से बाहर ये कहना पड़े। लड़ाई अब उथली नहीं है, लड़ाई बहुत गहरी है, धोखा। इसीलिए कल वो पास हुआ। नीतीश कुमार कौन है? कौन है? वो सामाजिक न्याय के आदमी है ना। तो सामाजिक न्याय के अंदर मुसलमान नहीं आता है क्या? चंद्रबाबू नायडू कौन है? सामाजिक न्याय के है, तो सामाजिक न्याय के अंदर मुसलमान नहीं आता है क्या? चिराग पासवान कौन है? सामाजिक न्याय के बाप जिंदगी भर सामाजिक न्याय के लेकर उन्होंने लुकारी लेकर घूम रहे थे, मसाले लेकर घूम रहे थे। आज की तारीख में वो सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जयंत चौधरी इनके बाबा जिनके नाम पर जिंदा है चरण सिंह जी, हमारे बेचू भाई उनके बिल्कुल शिष्य हैं। हम लोग तो पूछते इसलिए हैं कि किसानों के नेता, इसलिए पूछते हैं। हमारे घर में फोन लगा हुआ है। हाँ देखिए हमारे विधायक जी उनके शिष्य जयंत चौधरी ने उस सामाजिक न्याय का फालूदा निकाल दिया ना। अरे दूगो एमपी तो आप अखिलेश यादव ने भी बनाया था, नहीं बनाया था? उन्होंने भी एमपी बनाया था, लेकिन एमपी नहीं रहे तो मरने में जाएंगे। अरे भाई अगर जो अमृत नहीं मिलेगा तो जहर पीएंगे क्या? अमृत नहीं मिलेगा तो जहर पीएंगे, अमृत खोजेंगे ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, काफी देर मैंने बोल लिया और लगता है कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने, नहीं बोलना चाहिए उतना ज्यादा, लेकिन फिर भी ये लड़ाई बहुत लंबी है। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ रात लंबी हो सकती है कितना हो, लेकिन अंधेरा छटता है सवेरा हो जाता है। पूरे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं, पूरे देश के लोग, और सभी जाति, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, वो किसी जाति धर्म में हो, लेकिन सामाजिक न्याय के सवाल पर, वो समाजवाद के सवाल पर, वो कम्युनिज्म के सवाल पर, गरीबों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर उनको एक साथ खड़ा होकर के इस फासिस्ट और तानाशाही सरकार को खत्म करने की जरूरत है। ये आह्वान करना होगा सबको। और मैं कहना चाहता हूँ कलेक्टर साहिबा से, अभी हमारे ऋषिकेश भाई ने कहा 15 दिन का समय हम देने जा रहे हैं। अभी 2 बजे हम ज्ञापन सौंपेंगे, 15 दिन का समय देने जा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री से बात कर ले, वो अपने जो प्रधानमंत्री से बात कर ले, कपड़ा उद्योग की मिल है वो, क्योंकि प्रतिनिधि के जिले में वही बैठी हुई, हाईकोर्ट का आर्डर है, पालन करे कि न करे, ये पूछ रहे उनसे, मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री भी बुलडोजर चला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मत चला, तो बुलडोजर हो सकता है कल इन्हें घर में चलने वाला हो। कंटेंट बहुत चला रही है, तभी अभी कचहरी नहीं देखी होगी। जब कचहरी का चक्कर लगाएंगे, आना समझना हो तो प्रदीप शुक्ला से पूछ ले, क्यों विधायक जी, प्रदीप शुक्ला से पूछ ले, वो सीनियर मोस्ट आईएएस थे। चक्कर लगा रहे हैं देवरिया लखनऊ कचहरी का, तो कचहरी का चक्कर हम लगाते हम लोग जिंदगी बीत जाती है। अभी जो है 10 दिन पहले जो है दरोगा में रखा रहा, तो मैं सुबह अपना जो लाइब्रेरी में कुछ काम कर रहा था, एक आदमी ने कहा कि दरोगा आया हुआ है। दरोगा कहाँ से आया हुआ है? कहा कौशाम्बी से आया। हमने उसका कौशाम्बी का मेरे है क्या काम है? कहा कि नहीं आइए ना बात करने। कहा कि 2010 में हम गिरा कौशाम्बी मदना थाना में मुकदमा। लो भाई हम तो देवरिया में मदना थाना मुकदमा है, और मदना थाना में क्या था? आंदोलन चल रहा था वहां पर, घूरपुर थाने में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। कौशाम्बी जिले में घूरपुर थाना एक महिला के साथ बलात्कार हुआ।
और उसके खिलाफ हम आंदोलन करने गए थे कौशाम्बी में, और बहुत बड़ा आंदोलन था, बहुत सारे साथी हमारे, और उसमें मैं मुकदमे में मेरा नाम है, तो कहा भाई मेरा वारंट है, कई बार वारंट हो चुका है, अब घरवा कुक हो जाएगा, हमने घरवा में किताब उठा के ले जाएगा, क्या ले जाएगा, अभी तो सब है, ले जाया करके। तो मंझे थाना में मुकदमा मेरे खिलाफ, तो चक्कर जब लगेगा ना कलेक्टर साहिबा को भी थाने का मुकदमा, तो हम लोग कई जिले में मुकदमा करवाएंगे, एक जिले में नहीं, और फिर थाना चक्कर लगाएंगे। हम कहें सहजता से मान लीजिए भाई, हाईकोर्ट का मामला है, 15 करोड़ भुगतान करना है, 1.5 करोड़ किसानों का 1.65 लाख है, वैसा आपको देना नहीं, आपने ताकत से चिड़िया बैठाना है ना, तो चिड़िया बैठाने में क्या दिक्कत हो, कमीशन ज्यादा मिल गया है क्या राजेंद्र इस्पात से कमीशन ज्यादा मिल गया है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ कलेक्टर साहिबा को, जिले में रहना है, किसानों में मजदूरों में मिल करके रहिए। ये सत्ताधारी किसी का होता नहीं है, ये सत्ताधारी किसी के नहीं होते हैं। आज योगी मुख्यमंत्री है, कल कोई और हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन चलिए ठीक है, ये कलेक्टर लोग जो है, ये जो IAS होते हैं ना, ये सबसे बड़े शोषक होते हैं, ये सबसे बड़े शोषक होते हैं। और नेहरू जी में मैं दोस्त चाहता हूँ, नेहरू जी ने 37 में कहा कि देश में ब्यूरोक्रेसी आएगी तो सबसे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, लेकिन पटेल जी की मर्जी हो गई, ये ब्यूरोक्रेट्स बच गए। नेहरू जी हिम्मत नहीं जुटा पाए, नहीं तो ये ब्यूरोक्रेट्स खत्म हो। अरे इनकी जांच हो रहा है, खाली नेता हो रहा है। जज साहब को पता लगा हाईकोर्ट के जज साहब का कितना रुपया है, कौन कलेक्टर है जिसका हाथ जमीन नहीं है, कौन कलेक्टर लखनऊ में नहीं है, लखनऊ में जमीन नहीं है, देहरादून में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, विदेशों में पैसा नहीं है, कौन कलेक्टर है, कौन IAS है? अरे मैं कह रहा हूँ मोदी जी एक बार इन्हीं की जांच करा, देश का जो होगा वो हो ही रहा है, एक बार कलेक्टरों की जांच करा दीजिए। 4 बार एक्सटेंशन मिलता है ईडी का 4 बार एक्सटेंशन। उत्तर प्रदेश का पता नहीं कौन एक IAS है, कभी कभी रिटायर हो गया, वो रिटायर नहीं हो रहा, 5-6 में देख रहे हैं कौन अवस्थी का क्या नाम है, अवस्थी अभी तो मैं देखा अखबार में तो एक्सटेंशन मिल गया, कहा है तो मुख्यमंत्री का खास सलाहकार वही, अब लीजिए उसको पद मिल गया फिर से। तो ये जो है देखिए अभी हमारे बेचुआई कह रहे हैं वही सारे सारे अमीर मुख्यमंत्री का खास है, कलेक्टरों की जांच होनी चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोग धरना देंगे, लेकिन भाई आपकी पार्टी हल्ला बोलती है लेकिन चुप है, हल्ला नहीं बोलती, असली हथियार रख दिया है। तो मैंने पचौधरी ब्याज जी से कहा भाई बोलो हल्ला है मजदूरों के नाम पर, इस कलेक्ट्रेट में इकट्ठा करो, पूरे मंडल के लोगों का आह्वान करो, इस बार मुनादी जो है दे दी जाए, इस देवरिया कलेक्ट्रेट में पहुंचना है। एक बार हल्ला इस कलेक्ट्रेट में हो जाएगा, भाई लोग आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले सोए हैं क्या, हल्ला बोलते थे कार्य जमाने में हल्ला बोलते थे, एक बार हल्ला हो जाए क्यों चुप साध रहे बलवाना, समाजवादी पार्टी वाले क्यों चुप है, मोटे मोटे है भाई हमारे जो है, देखिए ना जो है, देखिए ना अफ्रीका भाई देखिए कितने मोटे तगड़े हैं, अभी देखिए हमारे मुझ वाले देखिए कितने मोटे तगड़े हैं। समाजवादी पार्टी में कोई दुबला होता है नहीं है ना, तो इतने मोटे मोटे लोग आगे चली ना जाए तो 100 आदमी आएंगे तो 500 दिखाई देंगे, 100 आदमी आएंगे तो 500 दिखाई देंगे, और हमारी माँ बहनें तो बैठी है, ये इकट्ठा हो जाएंगे, हमारे जो है तमाम वर्कर इकट्ठा हो जाएंगे, हमारे पार्टी के मालिक लोग इकट्ठा हो जाएंगे, भाकपा के लोग इकट्ठा होंगे, भाकपा के लोग सबको इकट्ठा किया जाए, एक बार देवरिया से उजाड़ भरी जाए, शुरुआत कर दी जाए मजदूरों के सवाल पर, गौरी बाजार में मजदूरों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, एक हुक्म देवरिया से होना चाहिए, बता दी जाए, हम लोग भी सिंह बजावे, देखा जाएगा जेल में कोई दिक्कत हो ना। मैं जेल में कई बार गया, देवरिया जेलर ने कहा, एक जेलर था हरिश्चंद्र राय को जेलर था, बड़ा पढ़ा लिखा, कहा कि आप काहे लिए हैं, आप जमान करा के जाइए, उनका दिमाग खराब हो गया आपका, जो भेजा है वही लोग वापस करेगा, हम ऊपर जो बैठा हुआ है वह कौन नौकर होने कोई लोग भेजा है, वही वहाँ खाने के लिए इंतजाम आपको बढ़िया हो जाइए, उसने भेजा इंतजाम कर रहे हैं, वही खाने का सुबह 6 बजे दादू आ जाता, सवेरे 6 बजे चाय और दादू साथे में, घर पर नहीं मिलता है 6 बजे चाय बना हुआ जाते हैं,
तो 6 बजे चाय था, 8 बजे जो है पाव रोटी वगैरह आ जाता था। लेकिन बिल्कुल 10 बजे खाना बनता था, तो 150 लोग थे और खाना बनता था, आराम से खाते थे, मोटी मोटी लिट्टी दाल खाते थे। और सुरक्षा की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी। तो जेल में भोजन, कपड़ा, मकान, सुरक्षा की गारंटी, इससे बढ़िया इंतजाम तो है ही नहीं। ये अंग्रेजों ने किया, चल रहा है। तो ये इंतजाम हम लोग इसीलिए हम लोग ने बनाया गया है। अब जब जेल खाली हो जाता है तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। जेल खाली हो जाता है, सत्ता निरंकुश हो जाती है। ये सत्ता निरंकुश हुई है, ये जेल में चलना जरूरी है। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, कचहरी में आए जो बात सुने सबको नमस्कार। और मैं कहना चाहता हूँ, कलेक्टर साहिब बात सुन ले, इन मजदूरों का पैसा कोई अदेव नहीं है। इन मजदूरों ने मेहनत किया है और सोचते हैं कि इससे बच जाएगा, तो बचने वाला नहीं है। और आप भाई के कलम से भुगतान इसी कलेक्टर कचहरी में होगा।